हेलो गाइस, प्रणाम आप सभी को। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिस एंड डायमेंशन। बेसिस एंड डायमेंशन प्रॉपरली डिस्कस करने से पहले कुछ हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट। उसी पे बेस्ड हमारी बेसिस एंड डायमेंशन की डेफिनेशन होती है। देखिए, लीनियरली डिपेंडेंट क्या होता है। जैसे हम नेम से ही देख रहे हैं, डिपेंडेंट का मतलब जब हमारे पास कोई भी वेक्टर स्पेस के कोई दो वेक्टर्स हैं, जब वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं तो हम उनको डिपेंडेंट कहते हैं। और लिनियरली का ये मतलब यहाँ पर है कि जो जो रिलेशन, डिपेंडेंसी का जो रिलेशन हम वहाँ पे बिल्डअप करते हैं वो रिलेशन लीनियर रिलेशन होता है, मतलब 1 डिग्री का रिलेशन होता है। जब एक दूसरे पे डिपेंड है, मान लीजिए हमारे पास x1 x2 कोई दो वेक्टर्स हैं और x1 इज इक्वल टू सी x2 है, सी x2। तो हम यहाँ पर देखेंगे जैसे जैसे हम x2 की वैल्यू चेंज करते जाते हैं तो हमारे पास x1 की वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज होती जाती है। तो x1 डिपेंड हो गया x2 पे, एंड x2 इज इक्वल टू 1/c x1। यहाँ पर भी जैसे जैसे हम x1 की वैल्यू चेंज करेंगे, जहाँ पे c हमारा कोई भी फिक्स एलिमेंट बिलोंग टू फील्ड है, तो x2 की वैल्यू x के साथ साथ चेंज होती रहेगी। तो यहाँ पे x1 और x2 दोनों लिनियरली डिपेंडेंट है और इनका जो ये रिलेशन है ये लीनियर रिलेशन है, तो हम इनको लीनियरली डिपेंडेंट बोलेंगे। अब ऐसे ही यदि हम ये लें x1 माइनस सी x2 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर देखिए ये वैल्यू हमारे पास 0 आ गई, लेकिन यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ x1 एंड x2 है नॉट इक्वल टू 0, 1 एंड सी नॉट इक्वल टू 0, ये 0 न होने के बावजूद भी हमारे पास ये रिलेशन 0 के इक्वल आ जाता है। यदि हम इसी को एक्सटेंड करते हैं n वेक्टर्स के ऊपर, मान लीजिए हमारे पास n वेक्टर्स हैं, x1 x2 x3 ऐसे करके xn। इन सभी को हम लीनियरली डिपेंडेंट बोलेंगे यदि इनका लीनियरली अल्जेब्रिक जो रिलेशन जो होता है, अल्जेब्रिक सिस्टम इनका हम बनाएंगे c1x1 प्लस c2x2 प्लस cn(xn) इज इक्वल टू 0। यदि ये हमारे पास 0 आता है एटलीस्ट 1 ci नॉट इक्वल टू 0, कम से कम c1 c2 c3 cn में से कम एक ci को हमारे पास नॉन जीरो होना पड़ेगा। यदि वो नॉन जीरो होगा तो हम बोलेंगे कि ये लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। xn x1 x2 xn एलिमेंट्स जो हमारे पास हैं, ये सभी एलिमेंट्स लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। ऐसा ही हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। लीनियरली इंडिपेंडेंट में क्या होता है, वहाँ पे जो हम x1 xn जो वेक्टर लेते हैं, उन सब का जब हम लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं और उनके साथ कोफिशिएंट मल्टीप्लिकेशन में फील्ड के एलिमेंट्स लेते हैं, यदि हम इन्हीं x1 x2 का लें तो c1 x1 प्लस c2 x2 प्लस cn xn इज इक्वल टू 0। यदि ये रिलेशन हमारा सेटिस्फाई होता है ओनली ऑन आफ्टर वन कंडीशन क्या, c1 c2 सभी ci जो हैं वो 0 के इक्वल हो। यदि ये 0 के इक्वल होने पर ही बस ये सेटिस्फाई करता है इस रिलेशन को, तो हम इनको बोलेंगे x1 x2 xn, इन वेक्टर्स को लीनियरली इंडिपेंडेंट बोलेंगे। वहाँ पर जैसे हमने 2 का किया था, यहाँ पे ये दोनों नॉन जीरो के साथ हमारे पास ये 0 हो रहा है, नॉन जीरो कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ कर रहे हैं और ये 0 हो रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट मतलब एक दूसरे के मल्टीप्लिकेशन में ये एग्जिस्ट करते हैं। तो n के लिए भी हम ऐसा ही करेंगे। यदि यहाँ पे कोई भी नॉन जीरो हमारे पास मिल जाता है इन c1 c2 c3 cn में से, तो हम मानेंगे कि ये सभी वेक्टर्स हैं जो वो लीनियरली डिपेंडेंट हैं। इसका एक और यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास हम देखते हैं c1 x1 c2 x2 प्लस cn xn में से मान लीजिए ck है जो वो नॉन जीरो है और बाकी जो है वो सभी जीरो है। ci इज इक्वल टू 0 फॉर i नॉट इक्वल टू k। तो यहाँ पे हम देखेंगे सभी ci 0 है तो बाकी के टर्म 0 और c के x के हमारे पास बचेगा, ये हमारे पास 0 आया। यदि यहाँ पर c के नॉन जीरो है तो
मल्टीप्लिकेशन के रूल से एक्स के को जीरो होना पड़ेगा। यहाँ पर हमारा फील्ड है, फील्ड इंटीग्रल डोमेन होता है, तो यहाँ पे कोई ये मतलब यहाँ पे कोई भी जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट नहीं करते। तो सी के यदि जीरो नहीं हुआ तो एक्स के को जीरो होना पड़ेगा। तो एक्स के इज इक्वल टू जीरो। इट्स मीन किन्हीं भी सेट ऑफ वेक्टर्स में यदि जीरो कंटेन कर गया, मान लीजिए एक्स वन एक्स टू एक्स एन एक सेट ऑफ वेक्टर्स है, इनमें यदि किसी एक को भी हम मान लीजिए एक्स के किसी एक को भी हम जीरो ले लें तो उसके साथ के कोफिशिएंट को हम नॉन जीरो भी ले सकते हैं, जिससे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। और जिस भी सेट में जीरो एग्जिस्ट करता है वो सेट लीनियरली डिपेंडेंट होता है। जीरो सेट खुद भी लीनियरली डिपेंडेंट है, क्योंकि जीरो के साथ हम किसी भी नॉन जीरो को हम मल्टीप्लिकेशन उसकी करते हैं तो वो जीरो आ जाता है। इसलिए जीरो अकेला एलिमेंट्स भी हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट हैं और ऑल नॉन जीरो। अब एक और हम देखते हैं कि C1x1 प्लस C2x2 प्लस C3x3 प्लस CnXn इज इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास अलजेब्रिक सिस्टम है। यदि इसमें सभी C1 C2 C3 नॉन जीरो हुए, इफ C1 C2 C3 नॉट इक्वल टू जीरो, Cn ये सभी नॉट इक्वल टू जीरो हुए, तो हम इसमें देख सकते हैं C1x1 प्लस C2x2 प्लस Cn-1 इज इक्वल टू Cnxn, and divide both side by Cn, we get by Cn by Cn by Cn, and in this condition we say xn is the linear combination of x1 x2 xn xn-1। xn जो है वो xn-1 एलिमेंट्स का लिनियर कम्बिनेशन है, और xn की जो वैल्यू है वो इन सभी एलिमेंट्स पे x1 x2 x3 की वैल्यूज़ पे डिपेंड करती है। ऐसे ही यदि हम x1 को उस साइड लें, x2 को लें, किसी को भी लें, तो वो सभी एक दूसरे पे लिनियरली डिपेंड करते हैं, ऐसा हम बोलते हैं। अब नेक्स्ट एक प्रॉपर्टीज देखिए। नंबर 1, सेट कंटेन्स LD सेट इज LD सेट इज LD। जो सेट लिनियरली डिपेंडेंट सेट को कंटेन करता है वो सेट लिनियरली डिपेंडेंट सेट हो जाता है। मान लीजिए हमारे पास x1 से xn सेट है, इसमें कुछ एलिमेंट मान लीजिए x2 x3 जो है ये लिनियरली डिपेंडेंट है, देन वी कैन से दैट ऑल सेट x1 x2 x3 xn आर लिनियरली डिपेंडेंट, बिकॉज हेयर वी कैन सी if these are dependent, then we can write x2 is equal to kx3 and x2 minus kx3 is equal to 0. So now C1x1 plus C2x2 plus Cnxn is equal to 0। इसमें देखिए x2 को हम लिख सकते हैं kx3, C1x1 प्लस k C2 प्लस C3x3 प्लस Cnxn इज इक्वल टू 0। इसमें यदि हम इस टर्म को 0 लेते हैं और इन सभी C1 Cn को भी 0 लेते हैं C2 को छोड़ करके, तब भी हम यही यहाँ से कंक्लूड कर पाएंगे कि x1 x3 xn हमारे लिनियरली इंडिपेंडेंट है। हम यहाँ पर x2 का नहीं बोल सकते, और यदि हम यहाँ पर x2 को यहाँ इंक्लूड करते हैं इस एक्सप्रेशन में C1 x1 प्लस C2x2 प्लस C3x3 प्लस Cnxn इज इक्वल टू 0, देन इफ C1 C2 और C3 को C1 और C2 C3 को छोड़ करके यदि ये सभी 0 भी हैं तो भी हम इस एक्सप्रेशन को 0 करने के लिए ये भी हमको 0 चाहिए होगा, और इसको हम 0 कर सकते हैं नॉन जीरो कोफिशिएंट के साथ। कैसे? यदि हम C2 k को -C3 ले लें
-C3 अगर ले लेंगे तो ये एक्सप्रेशन हमारा 0 हो जाएगा, जहाँ हमको C3 और C2 को भी 0 लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए लीनियरली डिपेंडेंट को कंटेन करने वाला सेट लीनियरली डिपेंडेंट होता है। सेकंड हम करेंगे सबसेट ऑफ L लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये देखिए, क्योंकि हम यदि x1 x2 सेम एक्सप्रेशन में C1 x1 प्लस C2 x2 प्लस Cn xn इज इक्वल टू 0 लिखते हैं, तो डेफिनेशन ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट हमारी क्या कहती है, ये एक्सप्रेशन तभी सेटिस्फाई होगा जब सभी C1 C2 Cn हमारे 0 के इक्वल होंगे। और यदि ये एक्सप्रेशन तभी सेटिस्फाई होता है C1 C2 C3 के 0 होने के लिए, तो C1 0, ये भी x1 हम नॉन जीरो यहाँ ले सकते हैं, ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट। C2 को 0 लेंगे, x1 x2 ये भी हम नॉन जीरो ले सकते हैं, ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट। ऐसे करके हर सबसेट इसका जो x1 x2 x3 xn को कंटेन करता है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, एंड जो 0 होता है वो लीनियरली डिपेंडेंट होता ही है। अब हम बात करते हैं बेसिस की। बेसिस क्या होती है? जैसा कि हमने पहले देखा है, जनरेटिंग सेट मतलब किसी भी सेट को, सब स्पेस को स्पैन करने वाला कोई सेट होता है हमारे पास। हमने थ्योरम भी उसके ऊपर की थी। जब कोई भी सेट x1 x2 xn ये जनरेट करता है W सब स्पेस को, और ये सेट Li है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो हम इस सेट S को बेसिस बोलेंगे। S इज बेसिस फॉर W इफ W is generated by S and S is linearly independent, यदि ये linearly independent होता है। और डायमेंशन की यदि हम बात करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस, डायमेंशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ दैट स्पेस, तो हम उसके डायमेंशन बोलेंगे। अब बेसिस क्या होती है, उसको जनरेट करने वाले लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होता है, उसको हम बेसिस बोलते हैं। देखिए, बेसिस एक वेक्टर स्पेस की बेसिस ज़्यादा हो सकती है। ए वेक्टर स्पेस कैन हैव more than one basis, but डायमेंशन जो होते हैं वेक्टर स्पेस के वो यूनिक होते हैं, लेकिन बेसिस एक से ज़्यादा हो सकती है। डायमेंशन यूनिक का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस वो किसी भी वेक्टर स्पेस के या सब स्पेस के यूनिक ही होते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं आर सब स्पेस आर फील्ड के ऊपर हम यदि लेते हैं तो इसकी बेसिस होगी 1। इसकी बेसिस में 1 ही एलिमेंट होगा, और 1 अकेला एलिमेंट है। इसको 0 करने के लिए हमको इसको 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे हमने पहले किया कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। सिंगलटन एलिमेंट यदि हम लें तो इसको हम C1 को 0 लेना पड़ेगा, तो 1 लीनियरली इंडिपेंडेंट है और ये इसकी बेसिस है। क्योंकि 1 से हम पूरे रियल को, यदि हम फील्ड के एलिमेंट्स R से उठाएं तो हम पूरे रियल की 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पूरा रियल ही आएगा, नॉर्मल सी बात है। पूरे रियल को जनरेट कर सकते हैं। वैसे यदि हम रियल लाइन पे भी ज्योमेट्रिकली देखें तो 1 से हम जितना मल्टीप्लाई पॉजिटिव करते जाएंगे वो उतना ही आगे जाता जाएगा, और नेगेटिव से जितना करते जाएंगे वैसे ही वो इस साइड नेगेटिव साइड में बढ़ता जाएगा। तो पूरी रियल लाइन को जनरेट कर सकते हैं सिंगलटन एलिमेंट 1 से। ऐसा ही यदि हम R2 में R2 ओवर R देखें तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, सब पहले तो हमें पता है सभी एलिमेंट्स इस फॉर्म में होते हैं। अब फर्स्ट कोऑर्डिनेट को जनरेट करने के लिए देखिए, रियल में एक नंबर को जनरेट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ी थी 1 की। फर्स्ट कोऑर्डिनेट को हम यहाँ जनरेट करने के लिए बात करेंगे 1 की। सेकंड कोऑर्डिनेट को 0 रखो। हम यहाँ पे 1 इससे फर्स्ट कोऑर्डिनेट कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं।
R से उस एलिमेंट को उठा करके और इससे मल्टीप्लिकेशन कर सकें। और जब बात आती है सेकंड एलिमेंट को क्रिएट करने की, तो हमको सेकंड कोऑर्डिनेट को 1 लेना पड़ेगा और इन दोनों को ऐड करके हम यहाँ पे बना सकते हैं कोई भी एलिमेंट जो हम चाहते हैं। मान लीजिए हमें ए भी चाहिए, हम ए से मल्टीप्लिकेशन करेंगे प्लस बी से करेंगे और हमारे पास एलिमेंट आ जाएगा ए बी। इसने पूरे ये 1 0 और 0 1 पूरे R2 को स्पैन करता है, पूरे R2 में कोई भी एलिमेंट इनके लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। एंड ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, क्योंकि बिना जीरो के मल्टीप्लिकेशन के इनके लीनियर कम्बिनेशन को जीरो नहीं बनाया जा सकता। देखिए, यदि हम ए बी को 0 पुट कर दें तो ये भी 0, ये भी 0। सो वी कैन से दैट basis for R2 और R is 1 0 and 0 1। ज्योमेट्रिकली यदि हम इसको देखें, ये हमारे पास x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है। मान लीजिए हमारे पास यहाँ 1 है, यहाँ है 0 1, यहाँ 1 0। जब हमको 1 0 मतलब x कोऑर्डिनेट कुछ भी चाहिए, मान लीजिए हमें x कोऑर्डिनेट चाहिए 3 चाहिए, हमको चाहिए 3 4 को हमें जनरेट करना है, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 3, ये यहाँ पे आ जाएगा। मान लीजिए 3 यहाँ पे है, ये आ जाएगा हमारा 3 0। और यदि हम 4 कोऑर्डिनेट को जनरेट करें तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 2 3। मान लीजिए हम 3 को जनरेट कर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि ऊपर स्पेस नहीं है। 3 को जनरेट करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 3 से मल्टीप्लिकेशन करने पर 0 3। देखिए, अब हमारा 3 3 एलिमेंट जो है वो यहाँ पे लाई करेगा, ये एलिमेंट 3 3। इसको हम लिखेंगे 3 3 को कैसे लिखेंगे, 3 × 1 0 प्लस 3 × 0 1। ये हमारा जनरेटिंग सेट हो गया 1 0 0 1। इससे हम किसी को भी मतलब 2D में किसी को जनरेट करने के लिए हमारे लिए ये काफ़ी एलिमेंट है। ये तो एक बेसिस हुई R2 की, जिसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड बेसिस, जिसमें मैक्सिमम टाइम हम ε1 और ε2 से इसको डिनोट करेंगे। लेकिन इसकी एक और बेसिस हम जनरेट कर सकते हैं 1 1 1 -1, ये भी इसकी बेसिस बनेगी। ये दोनों सेट, ये दोनों आप चेक कर लीजिए, दोनों सेट क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए कैसे चेक करेंगे, C1 C2 इनको ऐड करके इक्वल टू 0 पुट कर दो, क्या आएगा, C1 + C2 = 0, C1 - C2 = 0। इससे हमारे पास आएगा C1 = C2 और ऊपर वाले से हमारे पास आएगा 2 C1 = 0, विच इम्प्लाइज C1 = 0, दिस इम्प्लाइज बोथ आर इक्वल टू 0। तो ये भी एक बेसिस है R2 के लिए, इससे भी हम R2 को जनरेट कर सकते हैं। ओके, इफ़ वी सिमिलरली हम R3 में बात करते हैं, R3 में स्टैंडर्ड बेसिस यही होती है, 1 फर्स्ट कोऑर्डिनेट को जनरेट करने के लिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे 1, सेकंड के लिए सेकंड पे 1, थर्ड के लिए थर्ड पे 1, ये होता है। ये तीनों हमारे पास होते हैं और डायमेंशन R2 के 2 होते हैं, डायमेंशन R3 का 3 डायमेंशन होता है। ये इसकी स्टैंडर्ड बेसिस होती है, बट जैसे इसमें हमने एक और बेसिस निकाली वैसे ही यहाँ पर भी एक और बेसिस हो सकती है। लेकिन R2 में बेसिस हमारे पास 2 है, तो कोई भी एलिमेंट जो R2 R पे इस सब स्पेस का R2 ओवर R सब वेक्टर स्पेस का कोई भी एलिमेंट हम लेंगे, यदि उसमें 3 एलिमेंट है, कोई भी सेट लेंगे, यदि उसमें 3 एलिमेंट है, 2 3 1 3/2 या फिर 2 - 3, यदि हम ये लेते हैं तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट तीनों नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे ओनली ऑन 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे और थर्ड को हम उससे जनरेट कर पाएंगे, क्योंकि R2 के डायमेंशन 2 है, वहाँ पे 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट पूरे R2 को जनरेट कर सकते हैं। सिमिलरली R3 में
3 से ज़्यादा यदि हम एलिमेंट्स किसी सेट में लेते हैं तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। ओके, इसी तरह यदि हम आर एन की बात करेंगे, आर एन में हमारे पास डायमेंशन होंगे एन, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस एन होंगे, और इसकी स्टैंडर्ड बेसिस वैसे ही हम जनरेट कर सकते हैं, फिर सेकंड, पहले फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे, फिर सेकंड कोऑर्डिनेट पे, फिर थर्ड कोऑर्डिनेट पे, और ऐसे फिर nth कोऑर्डिनेट पे हम यहाँ पे ये ले सकते हैं। तो इसकी भी डायमेंशन n होगी और ये इसकी स्टैंडर्ड बेसिस होगी, पर बेसिस और भी हो सकती है। जैसे R2 में हमने एक और बेसिस 1 1 एंड 1 - 1 की जनरेट की, R3 में भी वैसे ही हमारे पास कोई और बेसिस हम जनरेट कर सकते हैं, R3 में भी, Rn में भी ऐसा हो सकता है। और देखिए, जब हम वेक्टर स्पेस लेते हैं कॉम्प्लेक्स का ओवर R, इसको जनरेट करने के लिए देखिए कॉम्प्लेक्स, इसके डायमेंशन भी 2 होते हैं, डायमेंशन इज 2। कैसे? हमारे पास इसमें एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। इसको जनरेट करने के लिए फर्स्ट में रियल पार्ट को जनरेट करने के लिए हमको चाहिए होता है 1 0। इससे मल्टीप्लिकेशन करके हम फर्स्ट एलिमेंट को जनरेट कर सकते हैं, जिससे सेकंड एलिमेंट पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। और फिर हमको सेकंड एलिमेंट को जनरेट करने के लिए हमको चाहिए 0 और आइटा। इसमें आइटा को हम जनरेट करेंगे किसी भी एलिमेंट जो हमको रियल इमेजिनरी पार्ट में चाहिए, उससे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और फर्स्ट एलिमेंट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, और इन दोनों को कर देंगे हम ऐड। ऐसे इसको जनरेट करेंगे। इसके डायमेंशन 2 होते हैं। और जब सेम फील्ड हो, मतलब C ओवर C, इसके डायमेंशन 1, इसके डायमेंशन हमारे पास 1 होंगे, और R क्रॉस R, इसके डायमेंशन भी 1 होंगे। और हम ले सकते हैं क्याऊ क्रॉस क्याऊ, सभी यदि फील्ड सेम है तो डायमेंशन 1 होंगे। और यदि हमारे पास R2 ले हम, ये हमारे पास वेक्टर स्पेस नहीं हो सकता। यदि फील्ड के डायमेंशन, फील्ड यदि मतलब उसको R2 में यदि ले ले हम, तो ये डायमेंशन नहीं हो सकता, क्योंकि फील्ड के एलिमेंट हमारे पास डबल कोऑर्डिनेट में आएंगे, और सिंगल एलिमेंट्स हमारे पास ये वेक्टर के जो वेक्टर्स आएंगे वो सिंगल कोऑर्डिनेट में आएंगे। तो ऑल ओवर जो हमारे पास जो आएगा वो एलिमेंट हमारे पास आएगा AC BC, और ये एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू R। ये वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। जैसे हमने देखा था ना, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का क्लोजर फॉर्म जो हमने किया था कि एक स्केलर और वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन वेक्टर्स बन जानी चाहिए, पर यहाँ पर वेक्टर नहीं बन रही, यहाँ पे स्केलर बन रही है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम देखते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में देखिए हम इसका यूज़ कैसे कर पाते हैं। मान लीजिए हमारे पास AX मैट्रिक्स है, ये AX = 2y, ये मैट्रिक्स हमारे पास दी है। यदि हम y को 0 लें, यहाँ पे इसको होमोजीनियस मतलब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हम इसको माने, तो हमारे पास आएगा AX = 0। अब जब हम इसको, हमने पहले एक थ्योरम हम करके आए थे कि इन्वर्टिबल यदि मैट्रिक्स होती है तो उसके पास एक ही सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन क्या? X = 0। इसके पास यदि ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल हुई तो X = 0 ही इसका सॉल्यूशन है। और AX को हम कैसे लिख सकते हैं? मान लीजिए ये है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इसका जब हम x1, x2, x3 में इसको लिखते हैं तो इसको हम ऐसे लिखते हैं कॉलम वाइज। मान लीजिए ये कॉलम है P1, ये A1, ये कॉलम है A2, ये कॉलम है A3। तो इसको हम लिखेंगे A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3 = 0। अब देखिए इसका सॉल्यूशन हमको पहले दिया है कि x = 0 ही इसका सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर x1, x2, x3 हमारे पास 0 आए, यही इसका लीनियर कॉम्बिनेशन है। ओनली ऑन ए ट्रिवियल सॉल्यूशन हमने पहले थ्योरम में किया था। तो यदि यहाँ पर ओनली ऑन ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो जो A1, A2 और A3 ये जो सेट्स हैं ये हमारे पास Li होंगे, Li सेट्स होंगे। अब Li सेट्स यदि हम इसको n × n की मैट्रिक्स मानते हैं तो इसकी लेंथ भी n है,
इसकी लेंथ n है और इसकी लेंथ भी n है, ये भी n क्रॉस 1, ये भी n क्रॉस 1, ये भी n क्रॉस 1, और नंबर भी इनके n होंगे। मतलब यदि हमारे पास 3 है तो ये 3 क्रॉस 3 के 3 क्रॉस 1 के 3 कॉलम्स हमारे पास हैं। अब 3 कोऑर्डिनेट के साथ अगर है तो ये इन्वर्टिबल बेसिस, ये मतलब बेसिस बनाएंगे हमारे पास, क्योंकि 3 के लिए 3 कोऑर्डिनेट्स जब हमारे पास आ रहे हैं तो उनके लिए डायमेंशन उनकी क्या होती है 3 डायमेंशन का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस आर 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस आर 3, इसका मतलब 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, और ये तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है, जो हमको हम प्रूव कर चुके हैं कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो किसी भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की, कोई भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स अगर है, कोई भी एलिमेंट मैट्रिक्स है, उसका कॉलम स्पेस जो होगा ऑफ एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का जो कॉलम स्पेस है वो बेसिस फॉर्म में, वो बेसिस के रूप में काम करता है किसी भी n क्रॉस 1 कॉलम स्पेस के लिए। इसी में यदि हम ए एक्स इज इक्वल टू वाई, वाई नॉट इक्वल टू 0 लेते हैं तो x हमारे पास आता है a इनवर्स y। देखिए यहाँ पे किसी भी y को, हम कोई भी y अगर ले लें और a इन्वर्टिबल ले लें, तो किसी भी y के लिए x की मतलब एक नॉन जीरो सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ये भी हमने पहले हम थ्योरम में कर चुके हैं। ऐसे ही y क्या है n क्रॉस n, a क्या है n क्रॉस n, x n क्रॉस 1। तो किसी भी n क्रॉस 1 को जनरेट करने के लिए हमें सिर्फ a ही काफ़ी है। इसके कोऑर्डिनेट x के जो कोऑर्डिनेट x1 x2 x3 है वो हमारे रिक्वायरमेंट के अनुसार चेंज होते रहेंगे। एंड ऐसे ही ये एक कॉलम स्पेस जो इसका होगा वो एक बेसिस बनाएगा यदि ये पूरी मैट्रिक्स है जो वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। और एक फॉर्म और अगर हम देखें, हमने जैसे किया था, कोई भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है वो रो इक्विवेलेंट होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, ये हमने किया था। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है, यदि हम 3 क्रॉस 3 के लिए यहाँ पर माने फॉर एग्जांपल, तो वो एक स्टैंडर्ड बेसिस के रूप में काम करती है। इसका मतलब कोई भी बेसिस अगर हम लेते हैं और उसको मैट्रिक्स फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो रो एलिमेंट्री या कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशंस के द्वारा उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस्ड किया जा सकता है। जैसे हमने 2 क्रॉस 2 के लिए 1 1 1 एंड 1 माइनस 1, ये हमने इसको हम 1 1 एंड 1 माइनस 1, ये देखिए ये दोनों हमने क्या किया था, एक स्टैंडर्ड बेसिस से अलग एक बेसिस बनाई थी R2 और R के लिए। यदि हम इस पर ऑपरेशन लगाते हैं तो इसको हम रो रिड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म यदि इसका हम बनाएंगे तो वो स्टैंडर्ड बेसिस पे ही आएगा। देखिए कैसे, 1 1 एज इट इज़ एंड 1 माइनस 1 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, अब इसको हम -2 से -1/2 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये हमारे पास आएगी 1 1 0 1। और यदि हम R1 को रिप्लेस करते हैं R1 माइनस R2 तो हमारे पास आएगा 1 0 0 1। फाइनाइट रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस के बाद हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाती है उसकी बेसिस के लिए, उसको ही गेन करेंगे यदि हम कोई भी बेसिस वो बनाते हैं। तो बस आज के लिए गाइस इतना ही। नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे कुछ थ्योरम्स और कुछ और एग्जांपल्स बेसिस और डायमेंशन के। Thanks for watching this video and subscribe our channel Krantivir Mathematics for more videos of vector spaces. Okay, thanks, bye bye.